चलो बेटा, तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है इट इज़ एनसीईआरटी में चैप्टर कहलाता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम इसे कहते हैं मोल कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि बेसिक है बेटा, और एक्चुअली ये मोल कंसेप्ट जो कि आपकी पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का आधार है, तो ये चैप्टर हमारे लिए पूरी फिजिकल केमिस्ट्री रटते ना रह जाएं, इसलिए ये चैप्टर को समझना करना अति अनिवार्य है। सबसे पहले वाली बात, क्लास की थ्योरी आप बाकी अपने क्लास नोट्स में दे सकते हैं, मैंने ग्रुप में डाल दिया है। सबसे पहले लोग ये मानते थे कि जो स्मॉलेस्ट चीज़ जिससे सारा का सारा मैटर बना हुआ है वो होता है एटम, और एटम के बारे में चर्चा की गई थी डाल्टन साहब द्वारा, जिसे कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो आप 9वीं 10वीं में पढ़ चुके हैं। ये आपको याद होनी चाहिए स्कूल में लिखने के लिए, क्लास नोट्स में मिल जाएगी। उसके बाद बात आती है कुछ बेसिक डेफिनेशंस की। वो बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन जो हमने पढ़ी वो थी रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग इन जनरल RAM भी कहते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास की आवश्यकता क्यों है? रिलेटिव एटॉमिक मास की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एटम सबसे पहले चीज़ तो नेचर में हमेशा मॉलिक्यूलर वर्जन में रहता है, यानी कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, अकेला मिलता नहीं है। तो पहली बात तो एटम को अकेला यानी कि आइसोलेट करना कठिन, और दूसरा अगर आइसोलेट हो भी गया तो उसे वे करना, उसे तोलना इज़ ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बेटा अगर सबसे सिंपलेस्ट एटम में हाइड्रोजन की बात करूं, ये लहराता हुआ इक्वल टू मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.66, कई लोग 67 लिखते हैं, कई किताबें लिखती हैं, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो बेटा एक एटम का अगर इतना हल्का मास है, वो भी 10⁻24 में, तो पता नहीं 0.0000 कितना सारा कितना सोफिस्टिकेटेड वेइंग बैलेंस लगेगा हमको इतना मास तोलने के लिए कि करोड़ों खर्चा हो जाएंगे। तो IUPAC के से बोला गया, IUPAC कौन है? माँ बाप है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का। तो उस संस्था ने दुनिया को एक रिलेटिव कंसेप्ट दिया। वो रिलेटिव कंसेप्ट क्या था? वो रिलेटिव कंसेप्ट का आधारशिला यही थी जो कि आपको दुकानों में तराजू में दिखती है। जब आप सब्जी मंडी जाते हो तो एक जगह रखा जाता है 1 किलो का बाट, और दूसरी जगह कुछ भी चीज़, अदरक लहसुन धनिया मिर्ची जो भी तोलना हो तोल दो। द मोमेंट वो कांटा इधर आ जाता है हम समझ जाते हैं भैया सामने वाली चीज़ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 kg। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू अ नोन मास हम अननोन मास को लगभग कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, और यही प्रयास हम थ्योरेटिकली जब करते हैं तो वो थ्योरी कहलाती है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये जो रेफरेंस है, यानी कि जो सिंपलेस्ट मास है, जो नोन मास है, वो रेफरेंस क्या बनाया जाए? IUPAC वालों ने सबसे पहले रेफरेंस बनाया हाइड्रोजन को। तो सबसे पहला रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन डेवलप की गई ऑन हाइड्रोजन स्केल। ऑन हाइड्रोजन स्केल बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन बनाई गई किसी भी एटम का मास अपॉन मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के हिसाब से लोगों ने एटम के मास को देखना शुरू कर दिया। हेलो हेलो, हम मानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। नहीं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 नहीं होता। हाइड्रोजन 1 गुना भारी है। किससे? खुद से। वैसे ही हम ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 नहीं है, ऑक्सीजन 16 टाइम्स भारी है। किससे? हाइड्रोजन से। वैसे कार्बन 12 गुना भारी है। किससे? हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन लगभग 14 टाइम्स भारी है। ये भी सब मासेस जो हैं बच्चों, ये अप्रॉक्सीमेट मासेस हैं, मतलब ये लगभग इतना भारी हैं। किससे? हाइड्रोजन से। हेलो हेलो, सर। जी बेटा, सर जी बेटा। सर जैसे कि मतलब नेक्स्ट बच्चों, अब यहाँ दिक्कत ये आ गई बेटा कि जो हाइड्रोजन है वो हर एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करता। तो सारी दुनिया, सारी साइंस जानने पहचानने वाली दुनिया IUPAC के पास फिर गई। बोली यार IUPAC वाले भाइयों बहनों ये बताओ कि अगर हर एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सबका मास कैसे देख लें? तो अब IUPAC ने कहा भाई अब हमको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो सबके साथ रिएक्ट करे। तो एक ऐसा एलिमेंट जो सबके साथ रिएक्ट करे वो था ऑक्सीजन। तो अगली स्केल बन गई ऑक्सीजन के स्केल में। डेफिनेशन आ गई किसकी? कि रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि लोग कितने गुना भारी होंगे। तो ऊपर आ गया एटॉमिक मास यानी कि मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, अपॉन नीचे आ गया मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। लेकिन अब तो रेशियो सर बड़ा अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो 16 गुना भारी था हाइड्रोजन से।
तो अब तो हर रेशियो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो हमको मैथमेटिकली अभी भी यहाँ पे वही वजन चाहिए था जो हाइड्रोजन का है, लेकिन थ्योरेटिकली हाइड्रोजन सबसे रिएक्ट नहीं करता, तो हमें रेफरेंस चेंज करना पड़ा। लेकिन मैथमेटिकली इसको वही बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, 1/16। तो अभी भी कायदे से अगर आप इस डिनोमिनेटर पे गौर करोगे बेटा, तो ये डिनोमिनेटर मैथमेटिकली तो यही डिनोमिनेटर के बराबर है। अगर ऊपर का डिनोमिनेटर 10 रुपये है तो ये भी डिनोमिनेटर रहेगा तो 10 ही रुपये, क्योंकि ये 16 गुना भारी था हाइड्रोजन के, इसको बटा 16 कर दिया। हलो, बोलना पड़ेगा। आगे की कहानी ये है कि ऑक्सीजन स्केल की भी डेफिनेशन उचित नहीं है, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन के नेचर में आते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप मतलब कुछ ऑक्सीजन आते हैं जो 16 गुना भारी होते हैं, कुछ ऑक्सीजन आते हैं जो 17 गुना भारी होते हैं, कुछ ऑक्सीजन आते हैं जो 18 गुना भारी होते हैं। सर लेकिन ये सब ऑक्सीजन कैसे हैं, क्योंकि इन सब का एटॉमिक नंबर फिक्स है बेटा। क्या एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों ऑक्सीजन का? हेलो, 8। 16। अबे एटॉमिक नंबर 8। तो एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन सबके 8 हैं, तो है वो न्यूक्लियस ऑक्सीजन का ही, लेकिन कुछ ऑक्सीजन 16 होता है, कुछ 17 होता है, कुछ 18 होता है। उससे दिक्कत क्या हो जाती है? उससे दिक्कत ये हो जाती है कि कई बार डिनोमिनेटर में 16 वाला है, कई बार 17 वाला है, कई बार 18 है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास बार बार अलग अलग आते गए, तो एरर ज़्यादा हो रहा था। तो दुनिया को ये IUPAC वालों ने ये बोला गया, IUPAC वालों से दुनिया ने, कि भैया बार बार एरर आ रहा है, एरर हटाइए सर। तो IUPAC वालों ने आज से कहा कि अब हम एक ऐसे रेफरेंस की खोज करेंगे जो सबसे रिएक्ट भी करे और जिसके आइसोटोप भी नेचर में ना हो। ऐसा बेटा कोई भी एटम नहीं होता, लेकिन एक एटम मिला बाद में दुनिया को, IUPAC को। वो एटम था बच्चों कार्बन। कार्बन का भी C12 आइसोटोप होता है, C13 होता है, C14 होता है, लेकिन C12 का नेचर में प्रतिशत होता है 99% और C13 और 14 का 1%। तो एरर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बची बच्चों? 1%। हेलो हेलो। तो लोगों ने कहा इतना एरर हम मान लेंगे, तो आज से डिनोमिनेटर का जो रेफरेंस है वो C12 को बना दिया गया, और आज तक ये बात वैलिड है। क्या? तो आज तक हम रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या मानते हैं? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन मास ऑफ C12 एटम। पर मैथमेटिकली इसको हाइड्रोजन के बराबर करना है तो नीचे कर दिया 1/12, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगली बात आती है जो हमें पढ़नी है, वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। कई लोग इसको AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। आज के ज़माने में एटॉमिक मास यूनिट क्या कहलाता है बच्चों? आज के ज़माने में कहलाता है यूनिफाइड मास, और आज के ज़माने में इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन U से। इसकी आवश्यकता क्या थी बेटा? एक्चुअली एटॉमिक मास को यूनिट देने के लिए ये क्रिएट किया गया। ये होता क्या है? ये होता कुछ नहीं है बेटा, ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है ना आपको, कौन सा डिनोमिनेटर सर? ये रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन का डिनोमिनेटर। इसको आज से हम कहेंगे क्या? 1 AMU या सिंपली 1U। और आप मुझे खुद बताइए 1 AMU या 1U मैथमेटिकली किसके बराबर है? हाइड्रोजन के मास के। हेलो हेलो हेलो। तो बेटा मतलब 1U इन टर्म्स ऑफ ग्राम कितना हो जाएगा? 1U इन टर्म्स ऑफ ग्राम हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ सर कि आज से रिलेटिव एटॉमिक मास विल बी नथिंग बट एटॉमिक मास ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट अपॉन 1U। हेलो हेलो। यस सर। तो मतलब सर इसके बाद कहानी कहाँ आ गई? इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे? अरे सर बड़ी आसान सी बात है सर, जो भी एटॉमिक मास हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू U हो जाएगी। यानी कि आज से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप जवाब क्या दोगे? एटॉमिक मास सर वो 1 गुना भारी है इंटू U, क्योंकि हम एटॉमिक मास पूछ रहे हैं आपसे। एटॉमिक मास से एक एटम का मास। हेलो। अगर आज से आपसे कोई पूछेगा कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, तो 12 गुना भारी है इंटू U। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? वो 14 गुना भारी है इंटू U। ऑक्सीजन का मास वो 16 गुना भारी इंटू U। अब क्या बच्चों ये जो इंटीजर हैं ये क्या एग्जैक्ट इंटीजर होंगे? नहीं नहीं सर, आदमी अप्रॉक्सीमेट करता है टू द क्लोजेस्ट पॉसिबल इंटीजर। जैसे कि अगर आप क्लोरीन का एटॉमिक मास देखोगे तो आएगा 35.5U। क्यों? क्योंकि उसको क्लोजेस्ट इंटीजर के अराउंड नहीं अप्रॉक्सीमेट कर पाए। मतलब ये सारे एटॉमिक मासेस भले हम लिखें या ना लिखें, लेकिन हम जानते रहेंगे कि ये सारे एटॉमिक मासेस क्या हैं। एवरेज। कोई दिक्कत?
तो ये बात हो गई एटॉमिक मास की। अब बात करते हैं अपन मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है सर? बेटा एक मॉलिक्यूल का मास आज से कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल का मास कैसे निकाल लेंगे सर अपन? वो भी बड़ा इजी है भैया। भाई जैसे कि पानी एक मॉलिक्यूल है। पानी सब्सटेंस कौन हो गया बच्चों? सब्सटेंस हो गया फॉर इंस्टेंस वाटर। वाटर किससे मिलके बना है? वाटर H2O मॉलिक्यूल से मिलके बना है। कई लोग सब्सटेंस और मॉलिक्यूल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। कोई फ़र्क है ही नहीं बेटा। मैं कई पिछली क्लास भी बोला हूँ, जैसे एक बच्चा, जैसे ये अंबर बच्चा, जैसे ये प्रखर बच्चा, वैसे बहुत सारे बच्चे के साथ में मिलके क्या बना देंगे? क्लास। अब क्लास बनाने के लिए क्या बच्चों को हमको रस्सी से बांधना पड़ेगा क्या? नहीं। बहुत सारा बच्चा, कलेक्टिव नाउन इज नोन एज क्लास। हेलो। वैसे ही एक मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल विल फॉर्म अ सब्सटेंस एंड द सब्सटेंस इज जनरली नोन एज वाटर। हेलो हेलो। वही फर्क Yes, sir. वही फर्क एलिमेंट और एटम्स में है। जैसे हाइड्रोजन के एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन के बच्चों की क्लास से कोई भी बच्चा उठा लो, तो 7वीं क्लास से कोई बच्चा को उठाओगे तो 7वीं क्लास का ही बच्चा होगा ना। तो हाइड्रोजन का एलिमेंट से एक व्यक्ति को उठाया तो हाइड्रोजन का एटम हुआ। तो बहुत सारे एटम फॉर्म्स एन एलिमेंट। ऐसा नहीं उनको कुछ बॉन्ड बनना आना पड़ेगा। इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव नाउन। हेलो हेलो हेलो। तो अब अगर आपको वाटर के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकालोगे बच्चों? वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 1U। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U। वाटर में ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो टोटल मास कितना हो गया बच्चों? 18U। हेलो हेलो। Yes. Equal 1U, which is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram or 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. ये एक और एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है तो बता देता हूँ। जैसे मॉलिक्यूलर मास होता क्या है अब हम समझ चुके हैं सर। इंडिविजुअली एटम के एटॉमिक मासेस विच इज़ इन टर्म्स ऑफ यू को हम जोड़ देते हैं। एक बहुत फेमस कंपाउंड है बच्चों, उसको कहते हैं मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट होता क्या है? FeSO4.NH4 होल टॉइस SO4.6H2O। अब ये डॉट 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 क्या है? एक्चुअली बेटा कुछ जो सॉलिड होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, वो नेचर में जो एग्जिस्टेंस होता है उनका, वो पानी के साथ सॉलिडिफाई कर पाते हैं। जैसे कि आपके घरों में जब आपने जब छपाई वपाई कराते हो या अपना घर बनता है आपका, जब ढलाई होती है, तो वो जो सॉलिड होता है बच्चों, आपने सुना होगा कि उसको 10 दिन तक तराई करते रहो, पानी देते रहो। क्यों? सॉलिड में क्या होता है बच्चों? जब कॉन्स्टिट्यूएंट एक दूसरे के बहुत पास पास होता है, तो जानते हो। हेलो। कई बार बेटा भले जितना अच्छा सॉलिड हो, उसके खाली जगहें ज़रूर छूटती हैं। उसमें खाली जगहों को हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स या वॉइड। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें पानी एक्चुअली जाने के बाद पानी नहीं रह जाता, पानी वो खाली जगहों को ऑक्यूपाई करता है और भर देता है। तो ऐसा पानी इज़ नोन एज बच्चों, क्या बोलते हैं इसे? वाटर ऑफ Crystallization. क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो कभी भी आप लोग किसी भी कंपाउंड में डॉट करके पानी देखोगे ना, दैट पानी मेक्स दैट वेरी कंपाउंड अ वेरी गुड सॉलिड नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ऐसा ये एक 2 सॉल्ट का अच्छा सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसका मॉलिक्यूलर मास अगर हमको निकालने को बोला गया तो हम कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मासेस को जोड़ देंगे। जैसे लोहे का 56, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, और जितने ये यहाँ पे एटम है वो एटम के मासेस को जोड़ के हमने ऐड किया तो 392 यू आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। किसका? मोहर सॉल्ट का। यहाँ तक हमारा एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानकारी होती है समाप्त। आइए अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली अब हम समझना चाह रहे हैं एक्चुअल में ये मोल कंसेप्ट है क्या। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, पहले वो सोचो और बताना। मान लो ये एक पेन है, मान लेते हैं ये एक पेन है। इस पेन का वजन है बच्चों 20 ग्राम। अगर मैं एक टीचर हूँ आपका और आपसे कह रहा हूँ बेटा मेरे को 20 ग्राम का भले एक पेन है, आप लोग मुझे 2 किलो पेन ला के दो, तो बताओ कितने पेन ला के दोगे मुझे आप? हेलो। 100. जो भी आंसर दे रहा है वो ज़रूर यही सोच के आंसर दे रहा होगा कि सर एक पेन 20 ग्राम का, हम एन पेन ले आएंगे सर। एन कैसे निकालोगे? एन निकालोगे 2 किलो अपॉन 20 ग्राम। किलो को ग्राम में लिखोगे तो आ जाएगा 2000 ग्राम, और
नीचे आ जाएगा 20 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 100। शायद ये सब लोग कर लिए होंगे। हेलो हेलो यस सर। बेटा, यही आसान सा काम एक व्यक्ति ने फिर से किया। उस व्यक्ति का नाम है बच्चों अवोगैद्रो, और अवोगैद्रो ने ऐसे ही एक नंबर क्रिएट किया जिसे हम कहते हैं मोल, जिसे प्रिसाइसली कहते हैं 1 मोल। 1 मोल जो संख्या होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से, और Na कहलाता है अवोगैद्रोज नंबर। अभी आया कहाँ से? ये वही कॉमन सेंस लगा के आया जो शायद हमने अभी लगाया था। क्या था सर वो कॉमन सेंस? बेटा गौर करने की अगर आप कोशिश करो तो हम यही काम अब पहले हाइड्रोजन एटम के लिए करते हैं, फिर हम पानी के लिए करेंगे। मुझे बताओ बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? सर 1U। बेटा हाइड्रोजन के 2 एटम्स का एटॉमिक मास कितना होगा? इंटू 2। 2U। 2U। 3 एटम्स का कितना होगा? इंटू 3। 4 का कितना होगा? इंटू 4। 5 का कितना होगा? इंटू 5। 1000 का कितना होगा? इंटू 1000। 1 करोड़ का कितना होगा? इंटू 1 करोड़। बेटा तुम जाके ना n मॉलिक्यूल ले आओ, n एटम्स ले आओ, सॉरी, मुझे मतलब नहीं है n कितने हैं, बस जो टोटल वजन होना चाहिए वो किस में बदल जाना चाहिए? किस में बदल जाना चाहिए? ग्राम में। क्यों? क्योंकि शायद ग्राम एक ऐसा वैल्यू है, क्वांटिटी है जो हम मेजर आसानी, हाँ हमारा 3-3,5-4 हज़ार रुपये का खर्चा होगा जो कि डिजिटल बैलेंस खरीदना पड़ेगा हमको, लेकिन बस उतने खर्चे में हम अब तोल सकते हैं। तो बेटा कोई छोटी चीज़ का भी 1 ग्राम तो तोला जा सकता है ना। हेलो भाई, सोना भी आदमी ग्राम ग्राम में न लेता है करके। हेलो, तो इतना कठिन है क्या सोना तोलना? नहीं है सर। हेलो बेटा, अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो n का वैल्यू आएगा 1 ग्राम अपॉन 1U। शायद हमें पता है 1U इन टर्म्स ऑफ ग्राम कितना होता है बच्चों, बताओ। ये बेटा एक्चुअली 1U अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है। जब इसको आप एग्जैक्ट पुट करोगे ना तो हमको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो करके हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू एक व्यक्ति ने दी है, वो व्यक्ति ही है अवोगैद्रो, और उसी के नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि अवोगैद्रोज नंबर। इसको जब एग्जैक्ट सॉल्व करते हैं तो आता है 6.022 इंटू 10⁻23। हेलो, इससे क्या समझे आप लोग कि अगर आप सर हाइड्रोजन एटम की 1 मोल संख्या ले लोगे ना तो उसका मास अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में। यही काम एक बार फिर से करते हैं, बस यही काम अब मॉलिक्यूल यानी कि पानी के लिए करते हैं। पानी के 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है बच्चों? 18U। 2 का कितना होगा? इंटू 2। 10 का कितना होगा? इंटू 10। n का कितना होगा? इंटू n। बस जाके इतने मॉलिक्यूल ले आओ जो कि उसके मास को किस में कन्वर्ट कर दे? ग्राम में, क्योंकि आसानी से तोला जा सकता है। फिर से n निकालोगे तो 18 कट जाएगा, n फिर से आएगा 1 ग्राम अपॉन 1U, मतलब n फिर से आएगा Na के बराबर। हेलो हेलो, यस सर। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? हेलो, यस सर। मतलब बेटा, एक बार बस Na क्या है ये बता दीजिए। हाँ हाँ, सुन लो, मतलब बेटा अगर हम पानी के Na यानी कि 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ले लें तो पानी का कितना वजन होगा बच्चों? 18 ग्राम। हेलो, शायद 18 ग्राम पानी एक पानी की बोतल के ढक्कन में आ जाएगा, छोटी सी ग्लासी में आ जाएगा। हेलो, 18 ग्राम बहुत कम होता है, लेकिन वो 18 ग्राम पानी में भले आपको ना H दिख रहा हो, ना O दिख रहा हो, ना H2O दिख रहा हो, लेकिन आज अवोगैद्रो और मोल के कंसेप्ट की मदद से आप ये कह सकते हो कि अगर मास्टर 18 ग्राम पानी तुम ले आए ना तो भले हमको HO H2O दिख नहीं रहा है, लेकिन हम ये आज साइंस पढ़ के सिद्ध हो के कह सकते हैं कि उस 18 ग्राम पानी में वो पानी के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल। पानी के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और 1 मोल की संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब खुद सोचो, जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते हो वही चीज़ आप गिन पा रहे हो। हेलो,
अब ये बात को एक बार फिर से सुन लो, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 U था, 1 मोल एटम का मास 1 ग्राम है। तो आज इसे वो जो 1 ग्राम है वो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नहीं है, वो उसका ग्राम एटॉमिक मास है, या कई लोग उसको क्या उसको बोल सकते हैं, मोलर मास है। ये भी ब्रैकेट में लिख लो। और ग्राम एटॉमिक मास की एक सेंटीमीटर डेफिनेशन भी लिखेंगे, क्या है, लिखेंगे द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, और करके लिखेंगे नेक्स्ट टाइम से। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और करके लिखेंगे। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल एटम्स, मतलब किसी भी एटम के अगर आप 1 मोल संख्या ले लो तो उसका जो भी मास U में होगा वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और शायद ग्राम में मास आप ईजिली और सस्ते में तोल सकते हो। तो भले आपको वो एटम मॉलिक्यूल दिखे या ना दिखे, बस उसका मास आप ग्राम में ले लो, उसको हाथ में पकड़ो और बोलो, भले वो नहीं दिख रहा, कि इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स अगर या मॉलिक्यूल हैं। ये फ़ायदा है इस मोलर वैल्यू का। आगे बढ़ने के पहले बेटा ये क्वेश्चन करेंगे, सवाल है, क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। सवाल लिखना कोशिश करना, आप आंसर ना देखो, सिर्फ सवाल लिखो और सॉल्व करने के प्रयास करो। तो लिख लो बच्चों, मैं चाहूँगा अपनी कॉपी में भी ये लिखा रहो, क्या कि Na इज इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन 1 U, और इसको किसी सुंदर डब्बे में बंद करो, कल रंगीन डब्बे में बंद करो। तो हाँ बोलो, ऊपर वाला मोलर मास ऑफ एटम होगा, ये मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल होगा। तो व्हाट इज ग्राम मॉलिकुलर मास, सर वही है, लिखेंगे इंग्लिश, द मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिकुलर मास। और एक्चुअली ग्राम में आप एक्सप्रेस कब कर पाओगे, तो और करके लिखेंगे, जब इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और करके वे लिखेंगे जब कोई भी मॉलिक्यूल कितना ले लोगे बेटा, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल का आप मास अपने आप U से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में, इसलिए ऐसे मास को हम लोग ग्राम मॉलिकुलर मास कहेंगे या मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल कहेंगे। कोई दिक्कत, चलो कोई रोक नहीं रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल n से। ये वैसा ही है जैसा आप ये समझते हो कि सर 1 दर्जन केले मतलब 12 केले, 1 सेंचुरी मतलब 100 रन, वैसे ही 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे आदमी 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन ला सकता है, तो नंबर ऑफ दर्जन हो जाएगा 4, वैसे नंबर ऑफ मोल्स भी निकाले जा सकते हैं किसी भी चीज़ के। नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के बेटा 3 केसेस होते हैं, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे केस 1, पहला केस। नंबर ऑफ मोल्स तब निकालना जब हमें सब्सटेंस का नंबर्स दिया हो, मतलब फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कैसे क्या निकालेंगे सर, बेटा रटने की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको किसी भी सब्सटेंस की संख्या दी हो तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप खुद सोच सकते हो। जैसे बेटा अगर मैंने आपको बोला कि बेटा जाके 24 केले लाओ, तो बताओ कितने दर्जन केले हो, आप फट से बोलोगे 2 दर्जन, बोलोगे ना, क्योंकि आपने मन में किया है कि सर 24 केले लाए अपॉन 12, तो 2 दर्जन आ गया। बेटा यहाँ पे आपने ना जानते हुए भी ये फॉर्मूला लगा लिया है। कौन सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, गिवन नंबर ऑफ सब्सटेंस। आपको किसी भी सब्सटेंस की जिसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं उसकी जो संख्या दी है अपॉन दर्जन नंबर था 12, तो मोलर नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इन शॉर्ट नंबर ऑफ मोल्स को सिंबल में लिखोगे तो गिवन नंबर ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर नंबर को Na लिखते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ संख्या नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो गया। तो जब भी आपको किसी भी सब्सटेंस का, वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, हाँ, जब भी हमको किसी सब्सटेंस का वजन यानी कि वेट दिया होगा तब हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। हमारे को बेटा वेट और मास में फ़र्क नहीं पड़ता, हम फिजिक्स में पढ़ता होगा, हमें नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि हम काम अर्थ में ही कर रहे हैं सारे। तो बच्चों वजन के टर्म्स में भी फॉर्मूला शायद आप खुद ही सोच सकते हो। कैसे बेटा, अगर एक केला मैंने आपको बोला 10 ग्राम का है, कितने का है, 10 ग्राम का है, और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जाके मेरे लिए
6 किलो केले लेके आओ, तो कितने दर्जन केले लाने पड़ेंगे आपको? बताओ फटाफट निकाल के। कितना बेटा? चलो, तो जो भी आंसर निकाल रहा है ना, नहीं भी निकाल पा रहा, निकाल लिया तो अच्छी बात है। आपने पता है क्या किया होगा बेटा? आपने 6 किलो को सबसे पहले, 6 केजी को सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट किया होगा 6000 ग्राम। एक केले का वजन है 10 ग्राम और एक दर्जन में 12 केले आते हैं, तो उसको आपने 120 से डिवाइड किया होगा। ये 0 से 0 काट दिया होगा, और ये 12 के टेबल में 5 में आता है 60, तो 50 दर्जन आपका आंसर आया होगा। बेटा ना चाहते हुए भी आपने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। पता है क्या आपने एक्चुअली न्यूमरेटर में पुट किया है? क्या जो आपको वजन दिया है, यानी कि गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस, इसको आपने कहाँ पुट किया है? डिनोमिनेटर में। लेकिन आपने ध्यान दिया है कि वो वेट ऑफ सब्सटेंस को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया है? ग्राम में। ये ध्यान दिए हो ना? अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? एक दर्जन का मास को अगर दर्जन मास कहोगे तो एक मोल के मास को क्या कहोगे? मोलर मास। मोलर मास हमेशा किस में होता है? ग्राम में। तो ऊपर का वजन जिस भी यूनिट में दिया आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? उसको ग्राम में, तब ना ग्राम ग्राम कटेगा। हेलो, तो इन जनरल आप इसको सिंबल के रूप में क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, अगर आपको वजन दिया हो, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास। डब में बंद कर लो। अगर बच्चों आप है तो तीसरा केस आ जाएगा निकालने का, और मेरे हिसाब से अब ट्रेंड आप समझ चुके हो। जब मास था तो दिया मास अपॉन मोलर मास, नंबर था तो दिया नंबर अपॉन मोलर नंबर, तो वॉल्यूम होगा तो क्या होगा बच्चों? बोलो चित तेज से, कोई कॉमन सेंस लगा पाएगा? वॉल्यूम अपॉन गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर नंबर। जो सब्सटेंस की वॉल्यूम दी है, यानी कि गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन एक मोल के द्वारा ऑक्यूपाई किए जाने वाले वॉल्यूम को क्या बोलोगे? मोलर वॉल्यूम। हेलो, लेकिन बच्चों इस फॉर्मूले में एक कमी है। क्या बेटा? मोलर नंबर, मोलर मास आपको हमेशा पता रहेगा, क्योंकि मोलर नंबर का वैल्यू तो फिक्स है, और मोलर मास अगर आपको सब्सटेंस बता दिया गया तो उसका आप एटॉमिक मासेस जोड़ के खुद ही निकाल लोगे। लेकिन एक मोल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा ये फिक्स नहीं है बेटा। तो मोलर वॉल्यूम एक्चुअली अननोन है, वो वेरिएबल है। तो हम एक नोट डालेंगे नेक्स्ट लाइन से, और इसी फॉर्मूले को, जो केस 3 का फॉर्मूला है, इसका एक स्पेशल केस समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम तब समझ या पढ़ पाएंगे। ये एक्चुअली हम नोट किस लिए डाल रहे हैं? क्योंकि हम कैलकुलेशन सीखना चाह रहे हैं। किस चीज़ का? फॉर एक मोल के द्वारा ऑक्यूपाई किए जाने वाला वॉल्यूम, यानी कि मोलर वॉल्यूम का। लेकिन ये भी हम सब के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करने योग्य हैं केवल किसके? अब बेटा एक मोल सब्सटेंस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ये वैल्यू उस सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी, और वो हर बार आपको मेजर करनी पड़ेगी एक्सपेरिमेंटली। आप घर से सोच के नहीं आ सकते। लेकिन हमें गैसेस एक ताकत देती हैं कि हम मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस को एक स्पेशल स्थिति में बिना उन गैसेस से पूछे निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं। गैसेस हमें एक टूल देती है। वो टूल क्या है? वो टूल है बेटा ये। लेकिन बात सिर्फ गैसेस के लिए, तो फिर से हम नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे कि दिस इज ओनली फॉर गैसेस। फॉर गैसेस बेटा एक इक्वेशन फॉलो करती है गैस। पता है गैस हमेशा फॉलो करती है इक्वेशन विच इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इनटू केल्विन टेम्परेचर T। इतना लिखो। R एक्चुअली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। एक्चुअली ये जो इक्वेशन हमें मिलती है वो पता है कैसे मिलती है? कि गैस का प्रेशर इनटू गैस का वॉल्यूम हमेशा प्रोपोर्शनल होता है गैस के नंबर ऑफ मोल्स से, और गैस जिस टेम्परेचर मिली हुई है इससे। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है ये होता है R, और ये R कहलाता क्या है बच्चों? ये कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बात समझ में आती है? हेलो, गैसेस की एक बहुत फेमस कंडीशन होती है बेटा। वो कंडीशन होती है
एस टी पी का फुल फॉर्म लिख लीजिए। एस टी पी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक्चुअली ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर अज्यूम किया जाता है बेटा, जैसे आप लोग कभी भी बाइक वाइक खरीदो, कार आर खरीदो, तो जो उसके कैटलॉग में लिखा रहता है ना, उसका एवरेज उसमें स्टार लगा रहता है, लिखा रहता है अंडर टेस्ट कंडीशन। वैसे ही ये बात है बेटा कि केमिस्ट्री के जब इस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो एक स्टैंडर्ड हम सेट करके उन एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर केमिस्ट्री वालों ने सेट किया हुआ है, हमारे लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे आप कैल्विन में कह सकते हो 273 कैल्विन। और हमारे लिए जो प्रेशर है बेटा, स्टैंडर्ड प्रेशर, वो ईश्वर का प्रेशर है। भगवान अभी हमको कितनी ताकत से दबा रहा है बेटा, हम मानते हैं उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिखते हैं 1 atm। क्या लिखते हैं? तो हमारे लिए ये दोनों चीज़ हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। जो ईश्वर हम पे प्रेशर लगा रहा है उसको हम कहते हैं 1 atm, और ये टेम्परेचर हमारे लिए होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। लिखो तो हाँ बोलो। कांस्टेंट है गैस को 0.0821, लेकिन कब? आर बताओ किसका रेशियो होगा, थोड़ा सा सोच के बताओ। पीवी अपॉन एन टी का, हलो होगा ना रेशियो इसका। तो बेटा आर एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा ही फिक्स रहता है। और इसका वैल्यू 0.0821 हम कब पुट करते हैं? जब बेटा प्रेशर को पुट किया जाए एटीएम में, वॉल्यूम को पुट किया जाए लीटर में, मोल्स तो बेटा पर मोल होगा, और टेम्परेचर पुट किया जाए केल्विन में। तो बच्चों इस यूनिट को पढ़ोगे कैसे? 0.0821 atm लीटर पर मोल पर केल्विन। बात समझ में आती है? और ये आर का यूनिट आपको याद कैसे होगा? गैस क्या नियम फॉलो करता है? गैस नियम फॉलो करता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जिसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है केल्विन में। तो आर किसका रेशियो हो जाएगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करके खुद देख लेना, पी वी अपॉन एन टी का। हेलो, तो प्रेशर किस में हो? जब एटीएम में हो, वॉल्यूम जब लीटर में हो, नंबर ऑफ मोल्स तो मोल ही होता है, टेम्परेचर केल्विन में हो, तब आर का ये कांस्टेंट का वैल्यू होता है। और 0.0821 की यूनिट क्या हो जाएगी? एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। बोलो हाँ। तो अब बच्चों आप एक्चुअली मोलर वॉल्यूम फॉर गैसेस कैलकुलेट करने की स्थिति में आ चुके हो। तो आज से हम याद रखेंगे इस चीज़ को, भले आज हम डिराइव कर रहे हैं क्या, मोलर वॉल्यूम फॉर गैसेस, किसी भी गैस के लिए एट एसटीपी, मतलब कोई भी गैस हो एसटीपी में, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, उसका कितना वॉल्यूम, 1 मोल कितना वॉल्यूम हो, तो 1 मोल के द्वारा ऑक्यूपाई किए जाने वाला वॉल्यूम यानी कि मोलर वॉल्यूम आप निकाल पाओगे। अब उसको उस डिनोमिनेटर में यूज़ कर लेंगे अपन। कैसे निकालेंगे? हमें पता है सर, गैस फॉलो करता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर हम कितना पुट कर रहे हैं? भगवान कोई भी गैस हम ईश्वर के तले ही लेंगे, इस अर्थ में लेंगे। अर्थ में प्रेशर क्या होता है बच्चों? 1 atm। वो वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई करेगी गैस? पता नहीं, तो वी लिख दिया। कितने मोल्स लेने हैं उसके? 1। आर का वैल्यू क्या सीखा है? 0.0821। टेम्परेचर कितना होता है बेटा एसटीपी के दौरान? प्रेशर अगर 1 atm होता है तो टेम्परेचर कितना होता है बच्चों केल्विन में? 273 केल्विन। इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों तो आएगा 22.4 लीटर्स। और इसलिए आज से इस वैल्यू को हम याद रखेंगे। ये हो जाएगी हमारी मोलर वॉल्यूम। किसकी? सॉलिड लिक्विड गैस सबकी? नहीं, सिर्फ गैस की। वो भी हमेशा नहीं सर, एसटीपी में टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेंगे तो 1 मोल के द्वारा ऑक्यूपाई किए जाने वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला, ये वैल्यू केवल गैसेस के लिए इस्तेमाल करनी है, वो भी केवल कब? जब सिचुएशन गैस की क्या हो? वो गैस एसटीपी में हो। अब गैस कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इस इक्वेशन में देख लो, क्या गैस कौन है सी है, उसके मोलर मास से कोई भी फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा सर। इसीलिए कौन सी गैस है उससे फ़र्क नहीं पड़ा, है तो 1 मोल। 1 मोल चाहे जो भी गैस हो एसटीपी में इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। इससे हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। वो जो तीसरा केस था उसको अब हम यूज़ कर पाएंगे। इतना लिख लिया सबने? आगे बढ़ जाऊँ? यही फार्मूला होता है ना भाई। कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल्स n निकालने हैं जब किसी भी चीज़ का वॉल्यूम दिया हो, तो बस हम केस 3 में आप प्रिसाइज हो रहे हैं कि किसी भी चीज़ किस स्टेट में होनी चाहिए, गैस, और गैस किस स्थिति में होनी चाहिए, एसटीपी में।
फॉर्मूला वही है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम, लेकिन अब हम जान चुके हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस को अगर मैं V, जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो गैस, अगर वो V है, वो V मुझे किस में पुट करना पड़ेगा, लीटर में, क्योंकि वही गैस अगर मैं 1 मोल लूँगा तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर। तो ये एक और फॉर्मूला आ जाएगा बेटा मेरा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, जब मुझे किसी गैस का वॉल्यूम दिया हो, लेकिन वो गैस किस स्थिति में होनी चाहिए, STP में। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया जिससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। बात समझ में आती है?